So the term business environment refers to the sum total of all the individuals and institutions and other forces that lie outside a business enterprise but may influence its functioning and performance. इस चीज का मतलब काफी सिंपल है कि बिजनेस एनवायरनमेंट उसको कहते हैं, मतलब आपको बिजनेस कंसर्निंग सब कुछ जो है, मतलब जो फैक्टर्स है या फिर जो भी चीज से आपको बिजनेस में लॉस हो सकता है या फिर प्रॉफिट हो सकता है या फिर कुछ भी इफेक्ट, बिजनेस बंद हो सकता है या फिर बिजनेस को एक स्टिमुलस मिल सकता है, वो सब फैक्टर्स इंडिविजुअल्स मतलब कस्टमर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस मतलब बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट हो गया, और अदर जो भी फोर्सेस हुए पॉलिटिक्स के वजह से या फिर कोई और लीगल एक्शन की वजह से, सबको मिला के एक एनवायरनमेंट जो क्रिएट होता है विच may influence its functioning and performance, मतलब आपका बिजनेस कैसे चल रहा है और कैसे काम कर रहा है वो इम्पैक्ट करता है, उसको कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, और ये सारे एक्स्ट्रा जो डेफिनेशन है उसको आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ, आपको एग्जाम से कीथ डेविस ने क्या डेफिनेशन बोला है बिजनेस एनवायरनमेंट का वो नहीं पूछेगा, आपको बस अपने वर्ड्स में आंसर लिखना है। The main features पे आते हैं। The main features of business environment are as follows: totality of external forces, business aggregative in nature because it's business। तो ये कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट, मैंने जो अभी डेफिनेशन में बोला कि सारे जो फैक्टर्स है, अ, इधर स्पेसिफिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सटर्नल टू बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनका एक कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन हाँ, इस पॉइंट को पढ़ के आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, business and environment includes both general and specific forces. General forces such as economic, social, political, legal, and technological conditions. Specific. So, हाँ देखिए, अब जनरल फोर्सेस क्या होते हैं, मतलब जो फोर्सेस, सपोज आप एक बिजनेसमैन है या बिजनेस पर्सन है जो भी, और मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ, तो अभी अगर इकोनॉमी में थोड़ा सा डाउनफॉल आया या फिर जो हम रिसेशन कहते हैं, मतलब इकोनॉमी में पैसा कम हो गया, तो क्या वो सिर्फ मुझे या फिर सिर्फ आपको अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा, राइट? सबको अफेक्ट करेगा। या फिर पॉलिटिक्स चल रहा है या फिर वॉर हो गया, कुछ भी हो गया, इन सारी चीजें जो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो ये सब पूरे जनरल बिजनेस सिनेरियो को इम्पैक्ट करता है, सिर्फ एक दो आदमियों को नहीं। लेकिन अगर मैं सिर्फ अपने कस्टमर्स के बारे में बात करूं या फिर अपने इन्वेस्टर्स या आप अपने कंपिटिटर्स के बारे में या सप्लायर्स के बारे में बात करें, तो सप्लायर्स मतलब जो रॉ मटेरियल्स वगैरह देते हैं, और हाँ, तो वो सब इंडिविजुअली आपको इफेक्ट करेंगे, मतलब आपके इन्वेस्टर्स मेरे को इफेक्ट नहीं करेंगे डायरेक्टली एटलीस्ट। तो हाँ, वही बात है। Interrelatedness, different elements of business are closely interrelated. For example, doing awareness of healthcare has led to the demand of तो हाँ देखिए, जो एलिमेंट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट का काफी इंटर रिलेटेड है। मैं बुक के एग्जांपल से ही बोलूँ कि देखिए, लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के बाद मतलब हाँ, काफी मतलब हेल्थ के लिए कंसर्न्स लोगों में काफी ज्यादा जाग गया, तो उसके बाद से हेल्थ केयर जो प्रोडक्ट्स है उनका मतलब डिमांड भी ज्यादा बढ़ गया। और आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा होगा कि जितना डिमांड है, मतलब जितना ज्यादा लोगों के वांट्स है उतना ज्यादा डिमांड है। तो बेसिकली इस चीज क्या है कि अ, देखिए, अगर मैं वर्कआउट करना चाहता हूँ, तो मुझे एक जिम की जरूरत ज्यादा पड़ेगी कंपेयर टू अ पर्सन हु डजंट वांट टू वर्कआउट। तो वैसे ही ये सारे फैक्टर्स इंटर रिलेटेड है, जिससे की वजह से नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं जो पहले शायद जरूरत नहीं थे। Complexity, business environment is complex because it consists of several interrelated elements which keep on changing. For example, it is difficult.
तो हाँ, जो पॉइंट नंबर 2 में जो हमने जनरल या फिर स्पेसिफिक फोर्सेस पढ़े थे, तो वही बात है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि मतलब काफी समझने में मुश्किल है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्योंकि जो ये जो एलिमेंट्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। अब कभी भी नहीं देखेंगे कि हमेशा जो पॉलिटिकल सिनारियो है वो सेम रहता है, या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस हमेशा सेम रहता है। हाँ, स्टेडी रह सकता है, लेकिन हमेशा एग्जैक्टली सेम नहीं रह सकता। लॉ में चेंजेस आते रहते हैं, सब कुछ। तो हाँ, वही बात है। डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक, रादर इट कीप्स ऑन चेंजिंग, एंट्री ऑफ न्यू कंपटीटर्स इन द मार्केट। तो इधर दूसरे एक चेंज की बात करें। देखिए, पहले पॉइंट में इंटर जो एलिमेंट्स है वो चेंज हो रहे हैं। इधर आपको देखिए, बिजनेस इन्वायरमेंट ही पूरा लाइक चेंज होता रहता है। मतलब कि देखिए, पहले 2011 के टाइम पे, मुझे डेट स्पेसिफिकली नहीं याद है, लेकिन नोकिया मोबाइल फोन, मोबाइल नहीं, मतलब हाँ, टेक्नोलॉजी में उसको क्या टेक्नोलॉजी कहते हैं? देखिए, मतलब फोन के जो मतलब मार्केट है उधर डोमिनेट कर रहा था। लेकिन जब नए प्लेयर्स आए और स्मार्टफोन्स वगैरह लॉन्च हुए, नई टेक्नोलॉजी आई, तो पूरा उनका जो बिजनेस है काफी मतलब दिक प्रॉब्लम में आ गया। तो हाँ, वैसे हर एक चीज में ही मतलब हर एक बिजनेस एनवायरनमेंट में ही वैसे चेंजेस आते रहेंगे। चेंजेस लाइक न्यू competitors इन द मार्केट, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, शिफ्ट्स इन द प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को आज या ब्रेकफास्ट सीरियल खाने का नहीं मन कर रहा है, लेकिन शायद कल कर रहा था ज्यादा, और आज उनको ओट्स खाने का मन कर रहा है। तो चेंजेस आते रहेंगे। और अनसर्टेनिटी, बिजनेस इज बिजनेस। तो हाँ, देखिए, अब ये काफी एक इधर इस पॉइंट की वजह से काफी कंपनीज नए नए जो उनके जो क्या कहते हैं, उनके जो मैनेजमेंट है, काफी स्किल्ड वर्कर्स, एग्जीक्यूटिव वगैरह हायर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज काफी प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है कि नेक्स्ट जो चेंजेस आने वाले हैं टेक्नोलॉजी में या फिर फैशन में, जो वांट्स है कंज्यूमर्स के, वो कैसे चेंज होंगे, कौन सी दिशा में जाएंगे। देखिए, आज शायद कंज्यूमर्स का ओट्स खाने का मन कर रहा है, कल क्या खाने को मन करेगा, ये प्रेडिक्ट करना पॉसिबल तो है, लेकिन काफी मुश्किल है। और इसीलिए ये काफी अनसर्टेन भी हो जाता है। ओके। रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट एज इट डिफर्स। तो देखिए, मतलब अ, अगर हाँ, देखिए, जापान में आप लोग ज्यादातर किमोनो पहन के वगैरह औरतें घूमती है, और इधर साड़ी ज्यादा कॉमन है, राइट? जापान में आप, इसका मतलब नहीं कि आप जापान में साड़ी नहीं पहन सकते या फिर इधर किमोनो नहीं पहन सकते। लेकिन हाँ, कल्चर, ट्रेडिशन जो भी है, सब कुछ काफी डिफरेंट है। तो हाँ, इट्स क्वाइट रिलेटिव एज इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू, या कंट्री टू कंट्री, एंड टू रीजन, फ्रॉम रीजन टू रीजन। मल्टी डायमेंशनल, इधर ये काफी बड़ा टॉपिक है, ये हम अलग से पढ़ेंगे। माइक्रो एंड मैक्रो, और म्यूचुअल इंडिपेंडेंस, और ये सारे पॉइंट्स काफी बेसिक है, ये आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट, एंटरप्राइज इज एन ओपन सिस्टम, इंटरैक्शन टेक्स इनपुट सच एज रॉ मटेरियल। हाँ, तो देखिए, जो इनपुट्स है और जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनपुट्स को, मतलब जो रॉ मटेरियल्स वगैरह हमको हमने इकोनॉमिक्स में अगर पढ़ा है तो 11 में, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, तो वो सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जाने जाते हैं। तो उन सब का कॉम्बिनेशन मिला के, मतलब हाँ, जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो होता है, तो आउटपुट जो जनरेट है, जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स के पास या फिर किसी और फर्म्स या फिर गवर्नमेंट के पास जाता है। मतलब ब्रेड होगी, देखिए, इधर इनपुट्स में फॉर एग्जांपल फ्लावर लेंगे, और आउटपुट में हमारा ब्रेड आएगा। तो वही बात है, या फिर केक आ सकता है, कुछ भी। अभी importance of business environment. It is very important to understand, important for business firms to understand their environment and changes occurring in business enterprises which know their environment are ready to adapt to environmental changes will be successful. On the other hand, firms which fail to adapt to their environment are unlikely to survive in the long run. For example, some Indian firms are comfortably.
knowledge of environmental changes, business environment, business firm can obtain knowledge through this environmental scanning. देखिए, environmental scanning is a process by which organizations monitor their relevant environment to identify opportunities and threats affecting their business. With the help of environmental scanning, an enterprise can consider the impact of different events, trends, issues, expectations on its business operations. अ, देखिए, बचपन में हम सारे सब गेम्स वगैरह खेलते थे और काफी मतलब ऐसे गेम्स खेलते थे जिसमें प्लान्स वगैरह बनाना इन्वॉल्व होता था। और या फिर अगर आपने कभी पबजी या फिर कोई अभी तो बीजीएमआई हो चुका है, लेकिन और कोई अगर वैसा गेम खेला है तो आपको पता होगा कि हाँ, आप कुछ चीजें फॉलो करना पड़ता है गेम में जिसमें आपको विच इन्वॉल्व्स थिंकिंग और प्लानिंग की जरूरत पड़ती है कि हाँ, आप किधर जाओगे या फिर किधर घूमने जाते हो तो आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ती है कि किधर जाओगे। पहले ये जगह फर्स्ट डे इस जगह पे जाओगे, उसके बाद वाले दिन इधर जाओगे। हाँ, आप रैंडमाइज कर सकते हो, लेकिन अ, उसमें सक्सेस रेट जो है आपका काफी कम हो जाता है। और वो सिर्फ बाकी एग्जांपल्स में काम आ सकता है, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर आप रैंडमली अपना बिजनेस चलाएंगे बिना कोई प्लानिंग या फिर बिना कोई स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब क्या मतलब? देखिए, जो एनवायरनमेंट को स्कैन करना, उसको एनालाइज करना, मतलब एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है कि कैसे क्या क्या चीजें अफेक्ट कर रही है बिजनेस को आपके। तो वो सब को एनालाइज करना, उसके बारे में जानना, उसके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाना, प्लान्स बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, मतलब उनको अप्लाई करना। और हाँ, उनको वैसे ही आपका जो है environmental scanning is a process by which organizations monitor their, मतलब जो relevant environment है, उनका जो business environment है उसको study करते हैं, analyze करते हैं, ताकि पता चल सकता है कि क्या क्या opportunities है और क्या क्या threats है। ये हम लोग SWOT analysis इस चैप्टर में ही पढ़ेंगे तो एंड में। तो हाँ, तो वही बात है, इसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड कंसर्न्स टू बिजनेस। तो हाँ, वही बेसिक चीज वही है कि इन सब लाइन में कि हाँ, मतलब जो आपको एनवायरनमेंट है उसका आपको अवेयरनेस रहना चाहिए। आपको उसको स्टडी करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना चाहिए। मतलब बिजनेस में जो रिस्क होता है ना, उसका जो कितना रिस्क है उसका परसेंटेज आप करेक्ट एनालिसिस एंड कैलकुलेशंस के साथ आप काफी रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपको काफी फायदा होगा उससे। सम इधर आ जाइए। सम ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट आर गिवन। मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट। तो देखिए, अगर आप अपने एनवायरनमेंट में काफी अवेयर है कि देखिए, जैसे इधर मारुति उद्योग का एग्जांपल दिया हुआ है, बिकेम द लीडर इन। तो देखिए, इंडिया में पेट्रोलियम के प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहे थे और मेजोरिटी लोग जो है उनको कार चाहिए। वो मिडिल क्लास के थे, लेकिन हाँ, वो देखिए, कार किसको ना चाहिए। तो हाँ, दे वर वांटिंग अ कार, लेकिन कार्स वर टू एक्सपेंसिव। तो मारुति उद्योग ने एक स्मॉल कार का बिजनेस स्टार्ट किया और मार्केट का लीडर बन गए, क्योंकि मतलब उन्होंने कार्स काफी सस्ते बनाने लगे। तो उससे मिडिल क्लास लोग उनको खरीद पाए और वो लोग आ, वो मारुति उद्योग इंडिया में मतलब पहले था तो ये काम करने के लिए। तो हाँ, उनको उसका एडवांटेज मिल गया। Early warning signal, environmental awareness serves as an early warning signal, makes the firm aware of the impending threat or crisis so that the firm can take timely action to minimize the adverse effects, if any. For example, when new firms entered in the mid cars segment cars, Maruti Udyog increased the production of its steam 3-4. Increase in production enabled the company to make faster delivery. As a result, the company captured a substantial share of the market and became a leader in this segment. तो देखिए, जैसे ही मारुति ने देखा कि कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया, उन्होंने अपना प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ा दिया। तो उससे क्या हुआ, वो लोग उनके कार्स मतलब रेडीमेड रहते थे, है ना। मतलब अगर आप दूसरे शोरूम में जाते तो आपको
पहले कार देखना पड़ता, फिर ऑर्डर देना पड़ता, उसके बाद हाँ फिर कार आती। मारुति उद्योग ने ये कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल किया, उनके स्कैनिंग और एनालिसिस और स्टडिंग के हेल्प से, कि वो लोग डायरेक्टली डिलीवरी देने लगे कार्स को। सो दैट्स द पॉइंट। कि और कंज्यूमर्स ऑब्वियसली ये काफी प्रेफर किया, और हाँ दे एक्टेड अकॉर्डिंगली। कस्टमर फोकस है, ये तो काफी बेसिक है, एनवायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग एनर्जी सिस्टम। तो देखिए जैसे इधर हिंदुस्तान लीवर एंड एफएमसीजी कंपनीज ने स्मॉल सैशेज ऑफ शैम्पू बनाए, क्योंकि हाँ देखिए एक जो शैम्पू का जो बॉटल आता है वो काफी एक्सपेंसिव हो सकता है। तो अगर स्मॉल सैशेज बनाए और आपको उतना बड़ा एक कंटेनर की जरूरत नहीं है, तो हाँ आप क्यों खरीदेंगे। तो सैशेज की वजह से वो लोग वन एट अ टाइम या फिर पैक ऑफ 5 सैशेस वगैरह वो सब खरीद पाए, और हाँ कंज्यूमर कस्टमर जो है वो लोग खुश हुए, और अगर कस्टमर खुश तो बिजनेस ज्यादा चलेगा, बेसिक सी बात है। Strategy formulation. Environmental monitoring provides relevant information about the business environment, and such information serves as the basis for planning and policy making. फॉर एग्जाम्पल आईटीसी। तो देखिए ये काफी अच्छा पॉइंट है कि स्ट्रेटेजी बनाने में या फिर कुछ वैसा करने में आपको कैसे इसके मदद मिलेगी। जैसे आईटीसी ने क्या किया, आईटीसी मतलब इंडियन टोबैको कंपनी, ठीक है। तो वो लोगों ने देखा कि जो हमारा टूरिज्म का इंडस्ट्री है उधर गवर्नमेंट काफी मतलब अ, उसको मतलब प्रमोट करती है, और जो कंपनी उधर मतलब बिजनेस करती है उनको काफी प्रिविलेजेस मिलते हैं, क्योंकि हाँ टूरिज्म सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो आईटीसी ने क्या किया, उन्होंने लाइक काफी सारे होटल्स खोले, जो काफी इंडिया में भी और बाहर में भी, और काफी लग्जरियस होटल्स खोले, और उससे ज्यादा क्या हुआ, टूरिज्म अट्रैक्ट हुआ, और गवर्नमेंट से भी उनको बेनिफिट मिला, और ओवरऑल ये प्लान काफी सक्सेसफुल बन गया। कोपिंग विद चेंज बिजनेस लीडर्स, तो मैंने जो आपका बिजनेस लीडर्स एक्सपेक्टेड रैपिड चेंजिंग, हाँ। तो मैंने जो ये आपको नोकिया का एग्जांपल लिया था कि बेसिकली क्या हुआ था कि नोकिया अपना जो फोन का जो था, जो सिस्टम उनका वो चेंज करने के लिए रेडी नहीं थे, कि मतलब कि स्मार्टफोन आएगा और हम क्या होगा, हम लोग फिर भी मार्केट डोमिनेट करेंगे, क्योंकि स्मार्टफोन काफी तब नया था, और हाँ किसी ने यूज नहीं किया था, और उनको नहीं लगा था कि लोग जन इतना ज्यादा स्मार्टफोन को प्रेफर करेंगे। लेकिन हाँ उन्होंने वो फॉलो नहीं किया, और बाकी कंपनीज ने वो फॉलो किया लाइक सैमसंग वगैरह, और उन लोगों ने मार्केट वैसे डोमिनेट कर लिया। तो चेंज के साथ अडॉप्ट करना ये काफी इम्पोर्टेंट चीज है, जो एक बिजनेस एंटरप्राइज को यू नो बिजनेस एंटरप्राइज में होनी चाहिए। पब्लिक इमेज, business firm can improve its image by showing that it is interested to, तो हाँ ये काफी बेसिक सी चीज है, पब्लिक जो डिमांड करेगी आप वैसा अगर, या फिर आप चैरिटी वैरिटी वगैरह करोगे तो ऑब्वियसली आपका मतलब इमेज काफी बढ़ जाएगा। कंटिन्यूअस लर्निंग, तो हाँ देखिए आपको हमेशा एक लर्निंग माइंडसेट रेडी रहना चाहिए, और ये सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं, लाइफ के कोई भी मतलब फील्ड में हमेशा आपको यू मस्ट बी रेडी टू लर्न एंड रेडी टू एक्सेप्ट एंड बी हम्बल, कि आपको सब पता है वैसा आपको नहीं होना चाहिए। यू कैन ऑलवेज नो मोर अबाउट अ सर्टेन टॉपिक। तो हाँ वही चीज है, आपको लर्निंग हमेशा होती रहती है, क्योंकि आप एनालाइज करते हो, स्टडी करते हो मार्केट को, और बाकी जो आपके सराउंडिंग्स है, कस्टमर्स को, सब कुछ। माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। माइक्रो मतलब जो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स है, और मैक्रो मतलब जो जनरल फैक्टर्स, मतलब जो स्पेसिफिक फैक्टर्स है उनको माइक्रो एनवायरनमेंट कहते हैं, और जो जनरल फैक्टर्स है वो लाइक इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल, उनको मैक्रो एनवायरनमेंट बोलते हैं। तो माइक्रो एनवायरनमेंट रिफर्स टू जो जो मैंने बोला था, और इसको ऑलरेडी ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट और टास्क
डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट और टास्क एनवायरनमेंट। इंटरनल फैक्टर्स refers to all the इंटरनल फैक्टर्स, ये काफी बेसिक सी चीज है, ये आप खुद पढ़ के भी समझ पाओगे। चलिए, मेन इंटरनल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उस पे आता है। कॉर्पोरेट कल्चर, values, beliefs, and attitudes of the founders and top management of the company exercise a strong influence on what the company stands for, how it does things, and what it considers important। मतलब देखिए, आपका कंपनी कितना, मतलब एक स्टैंडर्ड है, एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, और एक जो मेंटालिटी है फॉलो करता है। मतलब जैसे एक एक्टर का एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे शाहरुख खान। वो एक किंग मेंटालिटी फॉलो करता है, जिसकी वजह से उनका जो सक्सेस है उतना ऊपर तक गया है। तो कंपनियों का भी जो पॉलिसीज है, जो एक्शंस है, वो उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और हाँ, वो काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है कि क्या कंपनी करती है, ये कंपनी किस वजह से स्टैंड करती है। सिर्फ बिजनेस तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन इस कंपनी में क्या खास बात है, तो वही बात है। तो अ, जैसे द वैल्यू सिस्टम ऑफ नारायण मूर्ति एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय दोस एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैव बीन रिस्पांसिबल फॉर द हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ इन्फोसिस टेक्नोलॉजी। तो वही मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ, जैसे इलोन मस्क ने चाहा कि रॉकेट तो सभी बनाते हैं, लेकिन अ, उन्होंने क्या किया स्पेसएक्स को लेके कि रियूजेबल रॉकेट बनाने की कोशिश की। सो उनका वो ऑब्जेक्टिव या मिशन रहा। तो हाँ, वो काफी इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस के लिए। द बिजनेस फिलोसफी एंड पर्पस ऑफ अ कंपनी गाइड्स इट्स प्रायोरिटीज, बिजनेस स्ट्रेटजीज। मतलब जो पर्पस है आपकी कंपनी का, जो गोल है, वो आपके सारे स्ट्रेटजीज, डेवलपमेंट, मार्केट में क्या करेंगे, सब कुछ इफेक्ट करते हैं। तो वही बात है। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और मैनेजमेंट कितना प्रोफेशनल है और कितना ऑर्गेनाइज्ड है, उसपे आपके बिजनेस डिसीजंस कैसे लेना होगा, या फिर वो सब कुछ रिगार्डिंग वो काफी मैटर करता है। और कैसा शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मतलब किसके पास ज्यादा इक्विटी है, मतलब ज्यादा शेयर्स है कंपनी के। शेयर्स मतलब एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपनी, और स्टॉक मतलब एक कलेक्शन ऑफ शेयर्स कह सकते हैं बेसिक वे में। तो वही बात है। और एग्जांपल्स काफी दिए हैं, आप लोग पढ़ लेना। पावर स्ट्रक्चर, हाँ। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव में कैसा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो काफी मैटर करता है। कि क्योंकि करप्शन वगैरह ये सब तो हर एक जगह पे हो ही सकता है ना, कि ज्यादा पावर आने पे ही लोगों का जो मेंटालिटी है वो काफी इफेक्ट होने लगता है। वो जो पहले कैसे थे और पावर आने के बाद कैसे है, उसमें एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है काफी सिचुएशंस में। तो आप कैसे, आपके कैसे लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, और कैसा एक चीफ एग्जीक्यूटिव या फिर जो हेड है, उसके पास कैसा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो काफी मैटर करता है आपकी कंपनी के सक्सेस के ऊपर। ब्रांड इमेज एंड कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी। तो हाँ, आपका कंपनी का अगर नाम नहीं होगा तो काम कैसे होगा। और वही बात है, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। तो हाँ, वही एम्प्लॉयमेंट वगैरह, एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहे हैं, कितने मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं, वो सब। एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आ जाते हैं। The external factors refer to those individuals or groups or agencies with which a particular business organization comes into direct or and frequent contact in the course of its functioning. These individuals and groups are also known as stakeholders because they have a financial interest in the working and performance of the of a particular business organization. They exist and operate in the organization's immediate operating environment. तो देखिए, स्टेक होल्डर मतलब जिन लोगों के पास एक, मतलब पैसा रिलेटेड कोई इंटरेस्ट, मतलब हाँ, पैसा रिलेटेड कोई, जो आप इंटरेस्ट, मतलब वो वाले इंटरेस्ट नहीं कि एक लैंड का, मतलब हाँ, आप एक किसी चीज पे जो इंटरेस्ट लेते हो, वो वाला नहीं। इंटरेस्ट मतलब बेसिक जो इंग्लिश में जो इंटरेस्ट है, मतलब आपको किसी चीज में इंटरेस्टेड हो, उसको रेफर करते हुए। तो हाँ, किसी भी इंडिविजुअल या फिर ग्रुप को अगर आपके बिजनेस में इंटरेस्ट है, कोई भी पर्टिकुलर चीज रिलेटेड, जैसे कस्टमर्स को बिजनेस में उनके प्रोडक्ट्स को रिलेटेड
इंटरेस्टेड है तो कस्टमर्स भी स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं। देखिए स्टेक होल्डर्स बात किया हुआ है, शेयर होल्डर्स नहीं। शेयर होल्डर्स मतलब जिनके पास कंपनी का शेयर्स का ओनरशिप है। कितना शेयर्स वो डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक भी शेयर है ना, आप फिर भी कंपनी का शेयर होल्डर बन जाते हैं, मालिक या फिर शेयर होल्डर। माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ कस्टमर्स। नहीं, बेसिक चीज है कस्टमर्स का। हाँ मतलब कस्टमर्स कोर होते हैं बिजनेस के, तो कस्टमर्स को अगर सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है कोई बिजनेस, तो बिजनेस वो एग्जिस्ट करने का चांस काफी कम है। क्योंकि हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट कोई खरीदेगा ही नहीं तो क्या फायदा। और कस्टमर्स मतलब सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं, कस्टमर्स इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, हाउस होल्ड्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। कस्टमर्स बिजनेस टू बिजनेस या फिर वगैरह वगैरह काफी हो सकता है। कंपिटिटर्स ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, एक कोका कोला और पेप्सी में कंपटीशन है ऐसे। हाँ ये जो टॉपिक्स है ना, ये काफी बेसिक्स है, तो मैं इन पे ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं कर रहा। सप्लायर्स मतलब जो रॉ मटेरियल्स वगैरह और जो इम्पोर्टेंट चीजें वो सप्लाई करते हैं। और हाँ, इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सप्लायर है, आपको सिर्फ एक सप्लायर नहीं रखना चाहिए। इट इज सूटेबल कि आप काफी सारे सप्लायर्स रखो या फिर और ट्रस्टेड सप्लायर्स रखो। और अगर एक भी सप्लायर आपका, देखिए अगर सिर्फ एक सप्लायर रखेंगे तो अगर वो किसी चीज के लिए बिजी हो गया या फिर सप्लाई नहीं कर पाया, तो आपका बिजनेस रुक जाएगा ना। और बिजनेस कंटिन्यूअसली फ्लो करना चाहिए, तो काफी सारे सप्लायर्स रखना बेहतर होता है। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज मिडलमैन, तो हाँ लाइक आउटसोर्सिंग वगैरह आपने पढ़ा होगा कि बेसिकली क्या, जो बिजनेस के एजेंट्स होते हैं, किसी पब्लिशिंग हाउस को एक लिटरली एजेंट, एक जो जो लोग बुक लिखते हैं या फिर वगैरह उनका मतलब हाँ सजेस्ट करता है लिटररी एजेंट। या फिर कोई भी ऐसा हो सकता है, रिटेलर्स आपका जो माल बेचते हैं, तो हाँ होलसेलर्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। मिडलमैन जो लोग होते हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, मार्केटिंग रिसर्च, इंश्योरेंस कंपनी, सब मिडलमैन में आते हैं। फाइनेंसर्स, ये तो शेयर होल्डर्स जो है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स वगैरह हो गए। डिवेंचर होल्डर्स जो है बैंक्स, ये सारे कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। और फाइनेंस मतलब ही हाँ ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो है ही कंपनी में। पब्लिक पब्लिक में सारे जो मतलब देखिए जो लोगों को अ, अ, मतलब अभी इंटरेस्ट है या फिर बाद में इंटरेस्ट हो सकता है, और जो कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करने में इम्पैक्ट हो सकता है। उन मतलब देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैगी में बैन आया था कि, और काफी लोग उसके अगेंस्ट चले गए थे, तो एक्शन लिया गया था। तो हाँ, मैगी में शायद लेड या फिर कुछ, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मैं बाद में चेक करूंगा। लेकिन हाँ, आपको ये पता है कि मैगी में बैन जरूर लगा था और पब्लिक का काफी हाथ था उसमें। तो एनजीओस वगैरह, मीडिया, जो न्यूज रिपोर्टर्स है वगैरह, तो वो सब काफी आप लोगों ने देखा होगा, वो काफी इम्पैक्ट करता है। मैक्रो एनवायरनमेंट ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट एक्शन एनवायरनमेंट, और इसमें आपके जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है, सोशल एनवायरनमेंट आता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और लीगल एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में जो इकोनॉमिक जो कंसर्न्स है बिजनेस है, मतलब consists of the factors and forces concerning means of production and distribution of wealth। तो हाँ, जो प्रोडक्शन के मीन्स है या फिर जो वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसके पास ज्यादा पैसा है और किसके पास कम पैसा है, ये सब अफेक्ट करता है। तो इसमें से आप कोई भी चार पांच पॉइंट पढ़ लेना। कुछ इजी में बोल देता हूँ, जैसे ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। मार्केट मतलब जो कैपिटल रिसोर्सेज है, अ, वो सब खरीदना, लाइक इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी वगैरह। इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी, ये सब आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। स्टेट एंड पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, इकोनॉमिक इंडाइसेस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा, ये सब इसमें कोई समझाने का बात नहीं है। मार्केट कंडीशंस, डिग्री ऑफ कंपीटिंग, आप पढ़ोगे तो आपको समझ जाओगे।
सोशल इन्वायरमेंट ऑब्वियसली मैटर करता है कि आप के आसपास के लोग, मतलब, हाँ, अभी, और क्या, हाँ, तो आपके आसपास के लोग का जो, मतलब, क्या डिमांड है वगैरह, वो सब मैटर। अगर आपके आसपास के लोग वेजिटेरियन है, तो आप क्या, अगर चिकन का कोई, चिकन का जो डिश सर्व करोगे अपने रेस्टोरेंट में, तो लोग ज्यादा उसको नहीं खाएंगे, बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग खाएंगे। So, size and distribution of a population, age compositions, social attitudes, custom, family structure and values, education levels, awareness of right, काफी बेसिक से चीजें हैं। और इन एग्जांपल्स जो है आप लोग पढ़ लेना। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, देखिए, टेक्नोलॉजी हमेशा चेंज होती जा रही है, और पहले भी पॉइंट में हुआ था कि टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट करना, एक लर्निंग माइंडसेट रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, आपको नया टेक्नोलॉजी और उसका यूज करने लायक आदमी भी जरूरत पड़ेगा, स्किल्ड मैन पावर ही, और इसमें बहुत सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है, रिसोर्सेज लगता है, क्योंकि हाँ, टेक्नोलॉजी नया डेवलप करना काफी एक कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल प्रोसेस है। तो और जो लोगजन ये सब कर पाएंगे, उनकी भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो हाँ, कि कंट्री का जो पॉलिटिकल स्टेट है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, सेंट्रल स्टेट के में क्या रिलेशनशिप है, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जो है, तो ये सब अफेक्ट करते हैं। काफी बेसिक सी चीज है अगेन। और लास्ट में आता है लीगल, मतलब जो लीगल एक्शन वगैरह, और हाँ, मतलब लॉ कैसा है, जो जुडिशियल जो सिस्टम है उसको कंसर्न लेके जो जो है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब कुछ। चलिए, ये टेबल आप पढ़ सकते हैं, इसमें काफी एग्जांपल्स है, तो एग्जांपल्स आप देख लेना सिर्फ, मतलब, हाँ, रटने की जरूरत नहीं है। तो हाँ, लेकिन अब अगर याद करके जाए तो काफी बेटर होगा। अब ये चलिए आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप द वीडियो इजंट टू लेंथी, आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, और जो टॉपिक्स मैंने सोचा कि काफी बेसिक्स है, और अगर आपने पहला वाला पार्ट पढ़ा है तो वो सिंपली अंडरस्टैंड हो जाएगा, तो उनको उनके ऊपर मैंने थोड़ा सा कम टाइम लिया है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो पार्ट था उसको समझाना काफी जरूरी था, क्योंकि हाँ, मोस्ट लाइकली जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ वो बुक से काफी डिटैच हो गए हैं अपने 11th के एग्जाम्स देने के बाद। तो हाँ, जो बेसिक जो चीज था, एक तरह से मैंने रिवाइज भी करवा दिया कि क्या क्या जो शेयर्स वगैरह वो सब। तो चलिए, वो सब छोड़िए, स्वॉट एनालिसिस पे आते हैं। स्वॉट एनालिसिस इज एन एक्रोनिम फॉर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो ये काफी एक फन चीज है जो आप खुद भी कर सकते हो। आप किसी बिजनेस को लो, या फिर आप देखिए, ये एक आप गेम की तरह से ले सकते हो, एक कोई भी चीज, या फिर कोई टीम, कोई कंपनी, या फिर आप अपने खुद को भी वैसे ले सकते हो। स्वॉट एनालिसिस काफी चीजों में अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ मतलब इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ द कंपनी विच इट कैन यूज टू गेन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स competitors। मतलब आपके कंपनी के इंटरनली क्या जो फैक्टर है, या फिर जो एबिलिटी है या कैपेबिलिटी, जो स्पेशलिटी है, मतलब कुछ अलग है जिससे आप बाकी आपके अपने कंपेटिटर्स के ऊपर एडवांटेज दे सकते हो। और वीकनेस मतलब वही उसका ऑपोजिट, जो आपके कंपनी का लिमिटेशन है, या फिर जो वीकनेस है, बेसिकली हाँ, वीकनेस ही है। तो जिससे इंटरनली जो जिसके वजह से आप फॉल कर सकते हो, या फिर आपका थोड़ा सा बिजनेस में हैम्पर हो सकता है। अपॉर्चुनिटी मतलब जो फेवरेबल कंडीशन इन द कंट्रीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन विच, सपोज गवर्नमेंट कोई अच्छा सा टैक्स का स्कीम लेके आई, तो उससे बिजनेस जो लोग कर रहे हैं उनका काफी फायदा होगा। और जो थ्रेट है, थ्रेट मतलब, हाँ, काफी सारे थ्रेट हो सकते हैं। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उन लोगों ने जब इंडिया में अपना काम करना शुरू किया, तो जो लोकल कंपनीज है उनका काफी धंधा इफेक्ट हुआ, क्योंकि लोग ज्यादा कोका कोला या फिर पेप्सी खाने लगे, इंस्टेड ऑफ, या फिर पिज्जा हट से पिज्जा, या फिर डोमिनोज पिज्जा से, इंस्टेड ऑफ इंडियन कंपनीज।
तो वही बात है, लेकिन धीरे धीरे वो सब चेंज हो रहा है। So, SWOT analysis is helpful in the formulation of an effective strategy that can capitalize on the opportunities, neutralize the threats faced by an organization. SWOT analysis is a systematic and logical approach to understand the environment of a business organization. It helps a firm in matching its strengths and weaknesses, what it can do with the opportunities and threats operating in the environment, what it is allowed to do. An effective strategy is one that enables the firm to capitalize on the environmental opportunities and to neutralize the threats with the help of its strength. तो हाँ, ये काफी सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल मैनर है जिससे आप एक बेसिकली एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह जो आपने किए होंगे, तो इधर आपका स्ट्रेंथ वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, तो एक्सटर्नली देखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, और इंटरनली देखेंगे तो स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। और इधर देखिए एक आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये आपको मतलब आप सिर्फ रीड कर सकते हो इसको, लेकिन एग्जाम में ये नहीं आएगा। तो हाँ, येलो बॉक्स में आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक एनालिसिस किया है, लेकिन आप कोई भी कंपनी का ऐसे आप खुद कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने बोला कोई भी इंडिविजुअल वगैरह कुछ भी आप कर सकते हो, यू कैन मेक इट फन एज यू लाइक इट। सो हाँ, स्वॉट एनालिसिस काफी सिंपल चीज है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है समझने में कि कैसे आप एक आपके, क्योंकि देखिए वीकनेस तो हो सकता है, लेकिन वीकनेस का जो अवेयरनेस है कि क्या आपका वीकनेस है वो पता होना काफी इंपॉर्टेंट है। और सेम गोज फॉर जो स्ट्रेंथ है या फिर अपॉर्चुनिटी है या फिर जो थ्रेट्स है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है या फिर कोई भी पार्ट मैंने अच्छे से नहीं समझा है, तो प्लीज डू कमेंट ऑन इट। आई विल ट्राई टू help you or even probably make a separate video on it. So thanks for watching.